दोस्तों, आज के डेट में एक रूबल का मतलब 1.25 आईएनआर है, यानी रूबल और आईएनआर लगभग बराबर है। दूसरी ओर एक डॉलर का मतलब 93.57 आईएनआर है। और दोस्तों, हम सब ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड के लगभग हर एक देश इंक्लूडिंग इंडिया अपने टोटल इंपोर्ट्स का 80% से भी ज्यादा का पेमेंट डॉलर्स में करता है, और जिस वजह से हमें अपने इंपोर्ट्स के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। वहीं अगर हम डॉलर्स की जगह यदि रूबल में पेमेंट कर पाते तो हमारा काफी सारा पैसा बच जाता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, बल्कि वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज को भी चौंका दिया है। दूसरी ओर हम आपको इंडिया और रशिया के दोस्ती के एक ऐसी एग्जाम्पल के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य दृश्य यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने जा रहे हैं रूबल रूपी ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में। 1944 में जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था, अमेरिका ने एक डील की, ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को एक बात बता दी, डॉलर ही किंग है। 44 देश इकट्ठे हुए और डिसीजन हुआ कि दुनिया की रिजर्व करेंसी होगी यूएस डॉलर। क्यों? क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का 70% गोल्ड था और बाकी सब करेंसीज डॉलर से पेग्ड थी, यानी उनकी वैल्यू डॉलर से तय होती थी। कोई भी देश ऑयल खरीदना चाहता है, डॉलर चाहिए। कोई भी देश वेपन खरीदना चाहता है, डॉलर चाहिए। स्विफ्ट सिस्टम, यानी 11,000 से ज्यादा बैंक्स दुनिया भर में स्विफ्ट यूज करते हैं। इस सिस्टम का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, लेकिन प्रैक्टिकली अमेरिका इसका रेगुलेटर है, क्योंकि डॉलर ट्रांजैक्शंस इसके थ्रू सेटल होते हैं। मतलब अगर अमेरिका गुस्सा हो जाए तो आपका पैसा फ्रीज, आपका ट्रेड बंद, आपकी इकोनॉमी गटर में। ये एक तरह से डॉलर का डिक्टेटरशिप था, और इस डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा टारगेट है रशिया। 24 फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से काट दिया। पहले स्विफ्ट सिस्टम से रशिया के ज्यादातर बैंक्स को एक झटके में बाहर किया गया, और बाद में वीजा और मास्टर कार्ड ने रशिया में काम करना बंद कर दिया, जिससे रातों रात रूबल क्रैश कर गया और ऐसा लगा कि रशिया की इकोनॉमी चंद महीनों में बैठ जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक देश था जो चुपचाप रशिया के साथ खड़ा हो गया, और उस देश का नाम है भारत। लेकिन कैसे? डॉलर नहीं, स्विफ्ट कोड नहीं, तब कैसे? यहीं से शुरू होता है रूपी रूबल ट्रेड की असली कहानी। दोस्तों, इंडिया और रशिया की दोस्ती नया नहीं है। 1950 से लेकर आज तक रशिया ने इंडिया की हर मुश्किल में साथ निभाया है। 1970 वार का पाकिस्तान के साथ वार, रशिया अमेरिका के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। सोवियत यूनियन ने इंडिया को स्टील प्लांट्स दिए। भिलाई स्टील प्लांट जो आज भी चल रहा है, वो रशिया के हेल्प से बना है। कोल्ड वॉर में जब इंडिया नॉन अलाइंड था, प्रैक्टिकली रशिया के साथ उसकी सबसे ज्यादा डिफेंस डील्स थी। मिग फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, टैंक्स, इंडिया की मिलिट्री का बैकबोन रशिया से आया, और इन सब का पेमेंट होता था रूपी रूबल एक्सचेंज में। इंडिया रुपीस देता था, रशिया माल देता था। यह अरेंजमेंट 2.5 डिकेड तक चली, जब तक सोवियत यूनियन टूट नहीं गया और डॉलर का कोई रोल नहीं। लेकिन 1991 के बाद जब रशिया यूएसएसआर से टूटकर अलग हुआ, यह मैकेनिज्म बंद हो गया। इंडिया ने डॉलर सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 2022 में सब कुछ फिर से बदल गया जब अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट से निकाला। अब इंडिया के पास दो ऑप्शंस थे। पहला, अमेरिका की सुनना, रशिया से ट्रेड बंद करना, और दूसरा, रशिया का साथ देना लेकिन डॉलर के बिना। और दोस्तों, इंडिया ने थर्ड ऑप्शन चुना, और इसी जंक्शन पर इंडिया ने एक ऐसा फैसला लिया जो पिछले 50 सालों में किसी भी बड़े देश ने ओपनली नहीं लिया था, डॉलर को साइडलाइन करके अपनी करेंसी में ट्रेड करना। लेकिन क्या यह इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। अप्रैल 2022 में रशियन क्रूड का एवरेज प्राइस था $68 पर बैरल। सऊदी अरबिया का था
$87 पर बैरल, यानी $19 पर बैरल का फर्क। अगर इंडिया रोज 17 लाख बैरल इंपोर्ट करता है तो एक दिन में 3.23 करोड़ डॉलर्स की बचत और एक साल में अप्रॉक्सीमेटली $13 बिलियन की बचत। जुलाई 2022 आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया, नाम था इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज। पहली बार ऑफिशियली इंडिया ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ डॉलर्स में नहीं, रुपी में भी सेटल हो सकती है और इसके लिए एक नया मैकेनिज्म बनाया गया, स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट्स यानी SVRAS। वॉस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है तुम्हारा। एक वॉस्ट्रो अकाउंट वो होता है जो एक विदेशी बैंक एक इंडियन बैंक में रखता है, इंडियन रुपीज में। इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है, एक रशियन बैंक, मान लो सबर बैंक, यूको बैंक इंडिया में एक रुपी अकाउंट खोलता है। जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रशियन क्रूड खरीदता है वो INR वॉस्ट्रो अकाउंट में डालता है। डॉलर्स की जरूरत नहीं, स्विफ्ट की जरूरत नहीं, लेकिन सारे बैंक्स ये नहीं कर सकते थे। बड़े इंडियन बैंक्स सेकेंडरी सैंक्शंस के डर से रशिया के साथ सीधा डील करने से बच रहे हैं। ये काम प्रैक्टिकली दो बैंक्स कर रहे हैं, यूको बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और दूसरा है इंडसइंड बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दोनों की वेस्टर्न ब्रांचेस नहीं है, इसीलिए सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा उन्हें कम है। अब आता है मार्च 2023। आरबीआई ने यह मैकेनिज्म 18 देशों तक एक्सटेंड कर दिया और दिसंबर 2025 में पुतिन और मोदी जी के बीच हुए एक मीटिंग में यह अनाउंस किया गया कि 90% से ज्यादा इंडियन रशियन बायलैटरल ट्रेड अब नेशनल करेंसीज में सेटल हो रही है। सुनने में यह एक बड़ी जीत लगती है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस सक्सेस के अंदर जो सरफेस पर नहीं दिखती। 2022 से लेकर 2024 तक इंडिया ने रशिया से लगभग $60 बिलियन का तेल खरीदा और पेमेंट पूरे रुपीज में। रशिया के पास अब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपीज एक्यूमुलेट हो गए। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम थी, रशिया वो रुपीज किसी और देश में नहीं यूज कर सकता था क्योंकि रुपी इंटरनेशनल करेंसी नहीं है और वॉस्ट्रो अकाउंट में पड़ा हुआ पूरा का पूरा पेमेंट INR में है, जिसे यूज करने के लिए रशिया के पास 3 ऑप्शंस है। पहला, इंडिया से गुड्स खरीदना, रुपीज यूज हो जाएंगे। दूसरा है इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना और तीसरा था किसी तीसरे देश को बेचना जो इंडिया से कुछ खरीदना चाहता है। सोचने वाली बात है, रशिया इंडिया को तेल बेचता है, INR मिलते हैं, लेकिन वो INR इंडिया के बाहर स्पेंड करना मुश्किल है क्योंकि सिर्फ इंडिया ही रुपीज एक्सेप्ट करता है और इंडिया भी रशिया को उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता जिससे कि रशिया का पूरा INR खर्च हो सके। यानी एक तरह से रशिया का पैसा इंडिया में फंसा पड़ा है। लेकिन हाल ही में इंडिया और रशिया के बीच एक अग्रीमेंट हुई है जिससे उन पैसों का दूसरे एरिया में चैनलाइज करने का प्लान बनाया गया है। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप ने देखा कि रशिया पर सैंक्शंस के बावजूद रशिया की इकोनॉमी क्रैश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इंडिया, चाइना और कुछ और देश रशियन एनर्जी खरीद रहे थे और इससे रशिया को वो फॉरेन एक्सचेंज मिलता रहा जिससे वो वार फंड कर रहा था। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने एक नई चाल चली, सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी उन लोगों पर जो रशिया से डील करते हैं। मतलब अगर इंडिया किसी सैंक्शनड रशियन कंपनी से तेल खरीदता है तो इंडिया की वो कंपनी भी अमेरिका के निशाने पर आ सकती है, जिसके वजह से नए अग्रीमेंट्स हुए और ईरान युद्ध ने तो पूरा का पूरा सीन ही पलट दिया। लेकिन ये सिर्फ इंडिया और रशिया की कहानी नहीं। जब इंडिया ये सब कर रहा है, दुनिया देख रही है और दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो वही सोच रहे हैं जो इंडिया सोच रहा है। क्या डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव बन सकता है? मतलब डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज करना। फिलहाल कई देश इस पर काम कर रहे हैं और फ्यूचर ही बता पाएगा कि क्या डॉलर का डिक्टेटरशिप कभी खत्म हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक
और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।